Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और मैं शुरू कर रही हूँ आज से टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का फ्री कोर्स। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर कराऊँगी। उसके अलावा मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और जो वक्त आप नोट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसको आप पढ़ाई में लगाएं। ठीक है, आप जितना टाइम नोट्स बनाने में देंगे उतने टाइम में 2 से 3 बार पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस पर्पज़ से मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। तो जुड़िए मेरे साथ लाइफ साइंस पाठशाला चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जो लोग पे करके क्लासेस नहीं ले सकते हैं टीजीटी या पीजीटी की, वो मेरे वीडियोस देख के अपनी तैयारी कर सकें, पीडीएफ नोट से अपनी तैयारी कर सकें ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये मेरी कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं, नीचे आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ नोट्स मैं दे रही हूँ ये मैं टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में दूंगी। लाइफ साइंस पाठशाला के नाम से है वो डिस्कशन ग्रुप। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको और मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में भी। आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप को और आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी उससे रिलेटेड। पर्सनल मैसेजेस नहीं कीजिएगा प्लीज़, केवल आप डिस्कस कर सकते हैं पढ़ाई की चीज़ें वहाँ पे। और मैं पीडीएफ नोट्स अपलोड करूँगी, आप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको बॉटनी की मेरी फर्स्ट क्लास है ये। बॉटनी में मैं वायरस पढ़ाऊँगी और आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वायरस दोनों में भी है, दोनों में है। और जितने भी पॉइंट्स मैं करा रही हूँ आपको कवर, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं और टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछे जाते हैं। तो आप केयरफुली पढ़िएगा, 2 से 3 बार पीडीएफ रिवाइज कीजिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी, सॉल्व कराऊँगी। जब मैं एक टॉपिक कवर करा लूँगी तब मैं उसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपसे और ऐसा मैं कंटिन्यूअसली करूँगी जब तक कि पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता है। ठीक है, और सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करते हैं वायरस के डेफिनेशन से। मैंने सिंपल डेफिनेशन दिया है, वैसे सबको पता होगा। तो वायरस के बारे में डिटेल में जानने से पहले डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता देती हूँ वायरस क्या है, वायरस का मीनिंग क्या होता है। वायरस का मतलब है स्लाइमी लिक्विड, मतलब एक पतला तरल। ठीक है, या फिर पॉइजन, जहर भी बोलते हैं इसको। मतलब इसका मतलब क्या है, वायरस मतलब जहर होता है या फिर एक पतला तरल, एक स्लाइमी लिक्विड। ठीक है, डिफिनीशन क्या है, वायरसेस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वायरस जो होता है ये नॉन सेलुलर पार्टिकल होता है जो कि किससे बना होता है, मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन दैट कैन इन्वेड लिविंग सेल्स। मतलब सिंपली बोलूँ तो वायरस जो है ये क्या है, ये एक नॉन सेलुलर पार्टिकल है जो कि बना होता है जेनेटिक मटेरियल से और प्रोटीन से। और काम क्या है इसका, ये इन्वेड कर सकता है लिविंग सेल में, मतलब ये एंटर कर सकता है, ये घुस सकता है लिविंग सेल्स में। लिविंग सेल्स मतलब किसके, प्लांट का लिविंग सेल हो सकता है, एनिमल का लिविंग सेल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये उसमें वायरस जो है एंटर कर सकता है लिविंग सेल्स में। ओके, तो सिंपली क्योंकि वायरस किससे बना होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, इसलिए हम वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन तो प्रोटीन। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है वायरस, इसीलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ पिक्चर देख लेते हैं वायरसेस की, जैसे कि HIV,
हेपेटाइटिस बी, इबोला वायरस, बैक्टीरियोफाज जो कि ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। फिर एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पेपिलोमा वायरस, रोटा वायरस, हर्पस वायरस। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं वायरसेस की। अब मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करती हूँ। तो सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से पढ़िए इनको ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें आप, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक इम्पॉर्टेंट है। वायरसेस जो होते हैं कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। क्यों? क्योंकि वायरसेस जो होते हैं इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये लिविंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। मतलब कि वायरसेस जो होते हैं जब एनवायरनमेंट में होते हैं, फ्री होते हैं, तब ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, कोई रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनएक्टिव रहते हैं जैसे कि नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। लेकिन जब ये अपने होस्ट के सेल में एंटर करते हैं तब ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तब ये लिविंग बिहेवियर शो करते हैं। इसीलिए वायरसेस जो होते हैं उनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है वायरसेस आर कंसिडर्ड नाइदर प्रोकैरियोट्स नॉर यूकैरियोट्स। मतलब जो वायरसेस हैं उनको ना तो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में रखा गया है और ना ही यूकैरियोट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन सेलुलर नेचर के होते हैं, नेचर के नहीं बोल सकते ये, मतलब कि ये नॉन सेलुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी नॉन सेलुलर पार्टिकल है वायरसेस, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं। इसीलिए ना तो इनको प्रोकैरियोट्स में रखा गया है और ना ही यूकैरियोट्स में। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉन सेलुलर होते हैं, ये भी बताया मैंने। फिर क्या है? कंटेन अ प्रोटीन कोट कॉल्ड दी कैप्सिड। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी। तो सिंपली इतना जानिए कि जो वायरस होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वायरस हैव अ न्यूक्लिक एसिड कोर कंटेनिंग डीएनए और आरएनए, वन और दी अदर नॉट बोथ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वायरस होता है उसके कोर में, उसके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है और ये न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वन और दी अदर नॉट बोथ, मतलब या तो डीएनए या फिर आरएनए, दोनों नहीं हो सकता कभी भी, दोनों में से केवल एक ही होगा, चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए हो। उसके बाद कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ओनली व्हेन इनसाइड अ होस्ट सेल, मतलब ये रिप्रोड्यूस कब करेंगे? केवल और केवल तब जब ये अपने होस्ट सेल के अंदर हों, है ना। बाहर अगर ये हैं एनवायरनमेंट में तब ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, और रिप्रोड्यूस केवल तब करेंगे जब ये अपने होस्ट सेल के अंदर होंगे। उसके बाद आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल वायरसेस आर इनएक्टिव। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर ये इनएक्टिव रहते हैं, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। जब ये अपने होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तब ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देखिए। वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। अभी इनका क्या मीनिंग है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है अनिवार्य, मतलब जो असेंशियल हो, मतलब उसके बिना काम ना चल सके। ठीक है, इंट्रासेलुलर मतलब इंट्रा मतलब इनसाइड और सेलुलर मतलब सेल। ठीक है, और पैरासाइट का मतलब आप जानते हैं, पैरासाइट का मतलब वो जो दूसरे पे डिपेंड रहे अपनी हर चीज़ के लिए। ठीक है, वो पैरासाइट हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान जो दूसरे पे डिपेंड रहता है वो पैरासाइट होता है। मैं मतलब ये एक कह सकते हैं ये इनका एक बिहेवियर है कि ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और साथ ही साथ नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, लॉस करते हैं जिन पे ये डिपेंड रहते हैं उन्हीं का, तो उनको पैरासाइट्स बोला जाता है। तो ये वायरस जो होता है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब इसको
पैरासिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक सेल की ज़रूरत होती है। जब ये सेल के अंदर जाएगा तभी पैरासिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। एक सेल अनिवार्य है, ऑब्लिगेट है, ठीक है। एक सेल ज़रूरी है पैरासाइट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वायरसेस को, इसीलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। ओके, फिर इन होस्ट टिश्यू दे शो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ये होस्ट टिश्यू में एंटर करते हैं तब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर शो करने लगते हैं। लैक फंक्शनल एनाटॉमी, इनमें कोई फंक्शनल एनाटॉमी नहीं पाई जाती है, बट डेवलप इंडिपेंडेंटली एंड आर जेनेटिकली फ्री फ्रॉम द होस्ट। ये डेवलप करते हैं, फिर भी कोई फंक्शनल एनाटॉमी नहीं होती, बट ये इंडिपेंडेंटली डेवलप करते हैं और जेनेटिकली फ्री होते हैं अपने होस्ट से। जेनेटिकली होस्ट से फ्री होते हैं का मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल अलग है, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल अलग है। जब ये होस्ट के सेल में एंटर करते हैं तब भी इनका जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं होता होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल से, बल्कि दोनों ही फ्रीली अपना काम कर रहे होते हैं और इनका डेवलपमेंट भी इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। होस्ट सेल से मतलब नहीं है, होस्ट सेल को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। फिर क्या है, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि जो वायरस होते हैं ये क्या होते हैं, लिक्विड नेचर के होते हैं, ठीक है, स्लाइमी लिक्विड है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ये भी है कि ये क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दे पॉजेज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब ये एंटीजन प्रॉपर्टी भी रखते हैं, ये एंटीजन की तरह भी काम करते हैं, तभी तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो इनके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है। साइज मेजर्ड बाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इनकी साइज मेजर की जाती है किस टेक्निक से, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है वायरस के साइज को मेजर करने के लिए, तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वेरी स्मॉल इन साइज, वायरस की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, वेरिंग ओवर वाइड रेंज फ्रॉम 20 to 350 nm, मतलब इनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है और कितनी हो सकती है, 20 nm से लेकर 20 नैनोमीटर से लेकर के 350 नैनोमीटर तक इनकी साइज वेरी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखिए, ग्रैन्युलर एंड कैन बी रिजॉल्व विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। ये जैसे ग्रैन्यूल्स होते हैं तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की तरह होते हैं, ग्रैन्युलर होते हैं एंड कैन बी रिजॉल्व, और इसीलिए इनको केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ही देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर मोस्ट वायरसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई बैक्टीरियल फिल्टर, क्योंकि बैक्टीरिया की साइज ज़्यादा बड़ी होती है और वायरसेस जो है काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसीलिए बैक्टीरियल फिल्टर से वायरसेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फिर क्या है, कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम, जो वायरसेस होते हैं इनको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कराया जा सकता। क्यों, क्योंकि वायरस क्या है, जब तक इनको कोई होस्ट सेल, लिविंग सेल ना मिले तब तक ये ग्रो नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो कर सकता है, अगर उसको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाएँ, जिस कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है तो वो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर जाता है, बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। बट वायरस क्या है, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास नॉन लिविंग प्रॉपर्टी होती है जब तक कि इसको सेल ना मिले, कोई लिविंग सेल। उसके बाद है प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑन स्पेसिफिक होस्ट, क्योंकि ये इनका होस्ट भी स्पेसिफिक होता है, ठीक है। उसके बाद अपने स्पेसिफिक होस्ट पे जब ये अटैक करते हैं, जब इन्फेक्शन करते हैं, तो जो लक्षण शो करते हैं वो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि इस वक्त कोरोना वायरस है, उसके लक्षण अलग हैं, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके लक्षण अलग होते हैं, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, उसके लक्षण अलग होते हैं, पोलियो के लक्षण अलग हैं। तो जितने भी वायरसेस होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और साथ ही साथ एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। फिर कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय कीमोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी,
मतलब वायरसेस को इनएक्टिवेट कैसे किया जा सकता है? कीमोथेरेपी से, कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो केमिकल ट्रीटमेंट से भी वायरसेस को इनएक्टिव किया जा सकता है, और थर्मो मतलब टेम्परेचर ट्रीटमेंट से भी वायरसेस को इनएक्टिव किया जा सकता है। फिर शो रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो वायरस जो होते हैं, अगर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, अगर टेम्परेचर वेरी किया, बढ़ा या घटा, या फिर ह्यूमिडिटी में कोई चेंज आया, तो जो वायरस हैं वो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, कुछ 2-3 और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सम वायरसेस आर एनक्लोज्ड इन एन प्रोटेक्टिव एनवलप। सारे नहीं, लेकिन कुछ वायरसेस जो होती हैं उनमें एक प्रोटेक्टिव एनवलप भी पाई जाती है। जैसे कि ये वायरस है, ठीक है, और इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, ठीक। और ये क्या है? ये है इसका प्रोटीन कोट, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस जो होते हैं उनमें एक एनवलप भी पाया जाता है, जो कि इस कैप्सिड के बाहर होता है, जो कि कवर करके रखता है और पूरे के पूरे वायरस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सम वायरसेस मे हैव स्पाइक्स टू हेल्प अटैच टू दी होस्ट सेल। स्पाइक्स क्या है? स्पाइक्स मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगी वायरस का, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना जानिए कि स्पाइक्स जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ये होस्ट सेल से अटैच करते हैं। जैसे कि हमारे हाथ हैं, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से वायरस जो होते हैं ये अपने होस्ट सेल से जुड़ने के लिए, उससे अटैच होने के लिए स्पाइक्स यूज़ करते हैं, जो कि वायरस के ऊपर सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का मतलब कि ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो स्पाइक्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट वायरसेस इनफैक्ट ओनली स्पेसिफिक होस्ट सेल्स डीएनए। मतलब ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, अपने होस्ट के किसी स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक सेल के लिए ही वो मतलब इन्फेक्ट कर सकते हैं, केवल स्पेसिफिक सेल्स पे। जैसे कि कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है लंग्स को, मतलब जो फेफड़े में जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है, वो पूरी बॉडी में और कहीं इन्फेक्शन नहीं करता, लंग्स में इन्फेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि वो वायरस जो है वो स्पेसिफिक है लंग्स के सेल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो अटैक करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। ठीक है, उसी तरीके से बाकी सारे वायरसेस जो होते हैं, ज़्यादातर वायरसेस स्पेसिफिक होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के होस्ट टिश्यू या होस्ट सेल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपसे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, याद करने वाली चीज़ें हैं, पढ़ेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा, इंटरेस्टिंग है। DJ Ivanovsky 1992 recognized certain microbes as a causal organism as the Mosaic disease of tobacco। जो DJ Ivanovsky थे, इन्होंने 1992 में रिकॉग्नाइज किया कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि क्या कर रहे थे? टोबैको में मोजैक डिजीज़ कॉज कर रहे थे। मतलब सबसे पहले किसी ने अगर ये बताया कि जो टोबैको मोजैक डिजीज़ था उसको कॉज करने वाला कौन था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो वो थे DJ आइवानोवस्की, जिन्होंने 1992 में रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, उसके बाद MW बिजरिंक, जो कि एक डच बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले वायरस को वायरस नाम दिया, किसने? MW बिजरिंक ने। ठीक है, और MW बिजरिंक 1998 asserted that the virus was somewhat liquid in nature, calling it contagium venom fluidum, infectious living fluid, इसका मीनिंग है। ठीक है, तो जो बिजरिंग थे, इन्होंने 1998 में ये कहा कि जो वायरसेस थे, मतलब जो वायरस हैं वो कुछ लिक्विड नेचर के होते हैं। ठीक है, जो वायरस है ये लिक्विड नेचर के हैं, और उन्होंने इसको क्या कहा? कंटेजियम विवम फ्लूइडम। क्योंकि ये डच बायोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने डच में इसको कहा कंटेजियम विवम फ्लूइडम, जिसका मीनिंग क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मतलब एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा लिक्विड जो कि लिविंग है और
इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर एडोल्फ मेयर की बात करते हैं। ये भी एक डच साइंटिस्ट थे हु गेव द नेम टोबैको मोजैक डिजीज आफ्टर सीइंग डार्क एंड लाइट स्पॉट्स ऑन इन्फेक्टेड लीव्स ऑफ टोबैको। तो जो एडोल्फ मेयर थे, इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोजैक डिजीज़ का नाम दिया था। कब? जब इन्होंने देखा कि जो तंबाकू की पत्तियां थी जो इन्फेक्टेड थीं उस बीमारी से, उनमें डार्क और लाइट कलर के स्पॉट्स, कुछ हल्के और गाढ़े रंग के धब्बे दिख रहे थे इन्फेक्टेड लीव्स पे, पत्तियों पे। तो उसको देखने के बाद इस बीमारी का नाम एडोल्फ मेयर ने क्या दिया? टोबैको मोजैक डिजीज़, ठीक है। उसके बाद लुइस पास्चर एंड एडवर्ड जेनर 1976 डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो स्पेशली जो एडवर्ड जेनर हैं, इनको फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। तो एडवर्ड जेनर स्पेसिफिकली है। अगर लुइस पास्चर भी दे तो आप याद रखिएगा लुइस पास्चर को भी, लेकिन एडवर्ड जेनर हैं ज़्यादातर, इन्हीं को माना जाता है। तो इन्होंने डेवलप किया था सबसे पहला वैक्सीन वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और कौन सा वायरल इन्फेक्शन था? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किया था एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर ने 1996 में, ठीक है। तो समरी क्या हो गई कि जो डीजे इवानोवस्की थे, इन्होंने 1992 में क्या किया था? टोबैको मोजैक डिजीज़ में को कॉज करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहले इन्होंने। उसके बाद एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग क्या थे? इन्होंने वायरस का नाम दिया था सबसे पहले, वायरस को वायरस इन्होंने कहा था एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग ने। उसके बाद एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग जो थे, इन्होंने वायरस के बारे में ये कहा कि वायरस जो है ये लिक्विड नेचर के होते हैं कुछ, और उन्होंने इसको कहा कि ये कंटेजियम विनम फ्लूइडम है, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। उसके बाद एडोल्फ मेयर जो थे, इन्होंने टोबैको मोजैक डिजीज़ का नाम दिया सबसे पहले, ठीक है। और एडवर्ड जेनर जो थे और लुइस पास्चर ने पहला वैक्सीन डेवलप किया था वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और जो वायरल इन्फेक्शन था वो क्या था? स्मॉल पॉक्स था, उसके अगेंस्ट पहला वैक्सीन डेवलप किया था, ठीक है। तो अब हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि विरियन क्या होता है, ठीक है। तो विरियन जो है ये एक सिंपल वायरस पार्टिकल है। अगर हम किसी वायरस पार्टिकल को देखें या फिर एक एंटायर वायरस पार्टिकल है तो उसको हम विरियन कहते हैं, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट विरियन होता है उसके पास क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स, न्यूक्लिक एसिड, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA or DNA and a protein coat, the capsid, which function as a cell to protect the viral genome from nuclease and which during infection attaches the virion to specific receptors exposed on the prospective host cell। मतलब क्या है कि जो एक विरियन है उसके पास 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन कोड जिसको कैप्सिड बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है। मतलब या तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA या RNA होगा, दोनों में से कोई एक। और कैप्सिड 2 चीज़ों से बना होता है। उसके बाद जो प्रोटीन है, जो कैप्सिड है, इसका फंक्शन क्या है? ये एक शेल की तरह काम करता है और ये प्रोटेक्ट करता है वायरस के जीनोम को, उसके न्यूक्लिक एसिड को। किससे? एक न्यूक्लियेज एंजाइम से। न्यूक्लियेज एंजाइम, क्योंकि एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक होते हैं, तो जो न्यूक्लियेज है ये स्पेसिफिक है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के लिए स्पेसिफिक है तो ये प्रोटीन को तो तोड़ नहीं सकता, इसीलिए जो कैप्सिड है ये वायरस के जीनोम को, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है इस न्यूक्लियेज एंजाइम से, एंड विच ड्यूरिंग इन्फेक्शन अटैच द विरियन टू स्पेसिफिक रिसेप्टर एक्सपोज्ड ऑन द प्रोस्पेक्टिव होस्ट सेल। और ये जो प्रोटीन्स हैं इनका और क्या काम होता है प्रोटेक्शन के अलावा? जब इन्फेक्शन होता है वायरस का तो उस वक्त पे जो विरियन है वो अपने होस्ट सेल से अटैच होता है, किसकी मदद से? इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट वायरसेस वेरी फ्रॉम 60 to 95% एंड द रेस्ट इज न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो वायरसेस हैं उनमें
प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है वो वेरी करता है, अलग अलग वायरस में अलग अलग अमाउंट हो सकता है, पर कितना होगा 60% से लेके 95% तक प्रोटीन हो सकते हैं एक वायरस में, और बाकी जो बचता है वो न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट होगा। ठीक है, अलग अलग वायरस में अलग अलग अमाउंट होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, और मैं आपको ये लाइन फिर से समझा देती हूँ, ये पैराग्राफ, कि जो विरियन है, एक सिंपल वायरस पार्टिकल को विरियन कहा जाता है, या फिर आप पूरे वायरस पार्टिकल को विरियन कह सकते हैं। विरियन दो चीज़ों से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, प्रोटीन कोड से, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। इस प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये वायरस के न्यूक्लिक एसिड, वायरस के जीनोम को प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस एंजाइम से, और साथ ही साथ जब होस्ट सेल से अटैच होना होता है इन्फेक्शन करने के लिए, तो अटैचमेंट में भी ये कैप्सिन प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है? अब पिक्चर देखिए, ये क्या है? सबसे पहले ऊपर मैंने बताया आपको कि सारे नहीं बट कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें एनवेलप भी होता है। तो सबसे पहले ये एनवेलप है, ये जो ऊपर है ब्लू कलर का, ये एनवेलप है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है पूरे के पूरे वायरस को। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेंटर में है येलो कलर, ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है, और ये न्यूक्लिक एसिड, इसको जेनेटिक मटेरियल या जीनोम भी कहते हैं, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद उसके बाहर क्या है? ये प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है वायरस को। उसके ऊपर ये एनवेलप है, और ये जो ऐसे निकले हुए हैं ये हैं स्पाइक्स। ठीक है, ये स्पाइक्स हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और इनका काम क्या है? फॉर अटैचिंग टू स्पेसिफिक सेल सरफेस। जब ये होस्ट में एंटर करता है, होस्ट सेल में, तो उससे अटैच होने के लिए, एंटर करने से पहले वायरस को अटैच तो होना पड़ेगा ना, जब अटैच होगा तभी तो एंटर कर पाएगा किसी मेथड के थ्रू। तो अटैच होने के लिए होस्ट सेल से वायरस जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं ये स्पाइक्स। ठीक है, जो कि इनके पूरे सरफेस पे होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है। तो ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं उनमें केवल एक ही तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है। मोस्ट वायरसेस हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर आरएनए और डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो मैंने बताया कि वायरसेस जो होते हैं ज़्यादातर में या तो केवल डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में, या फिर केवल आरएनए होगा। द न्यूक्लिक एसिड में बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, बट दोनों में से केवल एक। द वायरसेस कंटेनिंग डीएनए आर कॉल्ड डीऑक्सी वायरसेस। मतलब ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको क्या कहेंगे? डीऑक्सी वायरसेस। और ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो उसको राइबो वायरस कहते हैं। ठीक है, अगर डीएनए है जेनेटिक मटेरियल तो उसको डीऑक्सी वायरस, और अगर आरएनए है तो उसको राइबो वायरस कहते हैं। अब इन जनरल केस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस का, अलग अलग तरीके के वायरस में अलग अलग तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो जनरल केसेस में न्यूक्लिक एसिड होता है हम उसके बारे में बात करते हैं, एक्सेप्शन भी देखेंगे, बट अभी जनरल केस में देखिए। जो प्लांट वायरसेस होते हैं, ऑल प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जितने भी प्लांट वायरसेस हैं जनरल केसेस में, उन सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, फिर एनिमल वायरसेस, ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें कैसा होता है? आइदर सिंगल और रेयरली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बट रेयर केस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखा जाता है एनिमल वायरस के केस में। फिर जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं वो कंटेन करते हैं मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट कैन आल्सो हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। मतलब ज़्यादातर बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। बैक्टीरियल वायरसेस कौन है? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो उनमें ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए भी पाया जा सकता है।
फिर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट वायरसेस कंटेन आरएनए एंड ओनली अ फ्यू हैव डीएनए। ज़्यादातर इंसेक्ट वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन कुछ में डीएनए भी हो सकता है। फिर द डीएनए ऑफ सम बैक्टीरियल एंड एनिमल वायरसेस इज सर्कुलर बट इन अदर इट इज़ लाइक आरएनए। मतलब कुछ बैक्टीरियल और कुछ एनिमल वायरसेस जो हैं उनमें उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब ऐसा सर्कल टाइप में होता है, ठीक है। लेकिन केवल कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ बैक्टीरियल और एनिमल वायरसेस में। और बाकी जो बचे हुए वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आरएनए की तरह होता है, मतलब लीनियर होते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लीनियर। और केवल कुछ में सर्कुलर होता है इस तरीके का, ठीक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं लगभग हमेशा, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये लिस्ट जो है आप इसे मतलब अगर ऐसे याद करेंगे तो फिर आप भूल सकते हैं, एग्ज़ाम में हौच पौच हो जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी जो लिस्ट होती है उनको आप अगर कोड बना के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा और आप याद भी कर सकते हैं, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हैं। तो आप इसका कोड बना के, निमोनिक बना के याद कर लीजिएगा इसको। तो कुछ ऐसे वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उनमें कौन कौन है? पहला है टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी। फिर है इन्फ्लुएंजा, कोरोना, हेपेटाइटिस सी, टोगा वायरस, पोलियो वायरस, एचआईवी, इबोला वायरस, मिजलस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, फिर से बोल रही हूँ कि स्किप मत करिएगा, याद कर लीजिएगा कोड बनाकर, या फिर जैसे आपको ठीक लगे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। टीएमवी, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, हेपेटाइटिस सी, टोगा, पोलियो, एचआईवी, इबोला एंड मिजलस, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस हैं। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन है? उसमें केवल एक ही है, रोटा वायरस। अगर ऑप्शन में आता है तो आप इजली, अगर और कोई पूछता है तो रोटा वायरस अगर ऑप्शन में दिया, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस पूछता है और ऑप्शन में आपको रोटा वायरस दिया है तो आप एक ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि रोटा वायरस जो है उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, ठीक है। फिर है डबल स्ट्रैंडेड वायरस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में कौन कौन है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, हर्पस वायरस, पॉक्स वायरस में स्मॉल पॉक्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, एडिनो वायरस और बैक्यूलो वायरस, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की लिस्ट है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है वो कैसा होता है। अभी हमने न्यूक्लिक एसिड देख लिया कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन कोट के बारे में। तो जो न्यूक्लिक एसिड कोर होता है वायरस का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये प्रोटीन कोट, जिसको कहा जाता है कैप्सिड, ठीक है। द कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर। मतलब पहले तो ये वायरस है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये रहा कैप्सिड, ठीक है। ये प्रोटीन कोट है जिसको कैप्सिड बोला जा रहा है। और ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड प्रोटीन, ये बहुत सारे एक जैसे प्रोटीन सब यूनिट से ही मिलकर के बनी होती है। और ये जो एक जैसी बहुत सारी सब यूनिट्स हैं जो कि मिलकर के कैप्सिड बनाती हैं, इन सब यूनिट्स को कहा जाता है कैप्सोमियर। एक एक सब यूनिट को एक एक कैप्सोमियर कहते हैं। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कैप्सोमियर क्या होता है। उसके बाद दीज सब यूनिट्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स विच आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर वायरस। अब ये जो सब यूनिट्स हैं कैप्सोमियर्स, ये अरेंज होती हैं या तो हेलिकल मैनर में या फिर पॉलीहेड्रल मैनर में। अब हेलिकल और पॉलीहेड्रल मैनर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो कैप्सोमियर्स हैं ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज होती हैं या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होती हैं, और ये स्पेसिफिक भी होती हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के वायरस के लिए। इनका जो अरेंजमेंट है कैप्सोमियर्स का ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलिकल वायरसेस की। तो जो कैप्सोमियर है उनका जो अरेंजमेंट है वो हेलिकल है तो उनको हेलिकल वायरस कहेंगे, और अगर जो कैप्सोमियर का अरेंजमेंट है वो पॉलीहेड्रल है तो ऐसे वायरसेस को हम
कहते हैं पॉलीहेड्रल वायरसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलिकल वायरस की। तो दीज वायरसेस आर सिलेंड्रिकल और रॉड लाइक इन फॉर्म। मतलब जो हेलिकल वायरसेस होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर शेप के हो सकते हैं या फिर रॉड लाइक हो सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड क्वाइल्स इनटू अ हेलिकल शेप एंड द कैप्सिड प्रोटीन्स वाइंड अराउंड द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है हेलिकल वायरसेस में वो क्वाइल्ड होता है हेलिकल मैनर में, जैसे कि ऐसे। ये देखिए ये हेलिकल मैनर है, ठीक है, ये हेलिक्स है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो अंदर इस तरीके से क्वाइल्ड होता है हेलिकल शेप में, इसीलिए इनको हेलिकल वायरस कहा जाता है। और उसके ऊपर होता है कैप्सिड प्रोटीन, जो कि इस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ का वर्ड होता है, ठीक है, इनको चारों तरफ से लपेट के रखता है। ये देखिए ब्लू कलर जो है ये कैप्सिड है जो कि न्यूक्लिक एसिड को कवर करके रखा है, उसको रैप करके रखा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हेलिकल वायरस का, और ये रहा इसका अंदर न्यूक्लिक एसिड, और बाहर मैंने बताया आपको कैप्सोमियर। ये देखिए ये छोटे छोटे बॉल जैसे दिख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन। तो ये एक एक बॉल जो है एक एक कैप्सोमियर है, प्रोटीन की एक एक सब यूनिट है जिसको कैप्सोमियर कहा जा रहा है। और सारे बॉल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, सारी सब यूनिट एक जैसी ही दिख रही हैं, शेप में साइज में एक जैसी दिख रही हैं, तो ये आइडेंटिकल होती हैं। तो इसीलिए ये आइडेंटिकल जो सब यूनिट्स हैं कैप्सिड प्रोटीन की उनको कैप्सोमियर कहा जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सारे कैप्सोमियर मिलकर के बनाते हैं कैप्सिड, और बीच में है न्यूक्लिक एसिड। और ये डायग्राम है किसका, हेलिकल वायरस का। आगे मैं आपको टीएमवी के बारे में बताऊंगी। आप एग्जांपल देख सकते हैं, टोबैको मोजैक वायरस, मम्स वायरस और न्यूकासल वायरस जो है ये हेलिकल वायरसेस के एग्जांपल्स हैं। तो टीएमवी जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि सेम पिक्चर है, ठीक है, क्योंकि हेलिकल होता है और डायग्राम सेम है। टीएमवी भी देखने में ऐसा ही होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम दूसरा पॉलीहेड्रल वायरस के बारे में कि पॉलीहेड्रल वायरसेस कैसे होते हैं। तो इन दीज वायरसेस द न्यूक्लिक एसिड इज पैक्ड इन एन अननोन मैनर विदिन अ हॉलो पॉलीहेड्रल मेनी साइडेड कैप्सिड। मतलब जो पॉलीहेड्रल वायरसेस होते हैं उनमें जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो अननोन मैनर में पैक्ड होता है। न्यूक्लिक एसिड अंदर होगा बट वो किसी भी मैनर में अरेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक, जैसे कि वो सर्कल हो जाए या फिर वो हेलिकल हो जाए। हेलिकल में क्या था, एक स्पेसिफिक मैनर था, ऐसे हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर था, इसलिए उसको हेलिकल बोला जा रहा था। बट पॉलीहेड्रल में क्या है कि अननोन मैनर में अरेंज होता है, कैसे भी हो सकता है, रैंडम बेसिस पे अरेंज हो सकता है। उसके बाद जो कैप्सिड होता है वो हॉलो पॉलीहेड्रल होता है। पॉलीहेड्रल का मतलब होता है मेनी साइडेड, मतलब जो कैप्सिड है उसमें बहुत सारी साइड्स होंगी। जैसे कि आप पिक्चर देखिए, ये येलो कलर जो है ये कैप्सिड है, ठीक है, और इसके अंदर ब्लू कलर का ये न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, जो कि रैंडम बेसिस पे अरेंज है, कैसे भी, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और इसमें ये पॉलीहेड्रल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी साइड है, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये, तो इसमें बहुत सारी साइड्स हैं। इसीलिए इस तरीके के जो वायरसेस होते हैं उनको पॉलीहेड्रल वायरसेस बोला जाता है, मतलब कैप्सिड में बहुत सारी साइड्स होंगी, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड बिना किसी मैनर के अरेंज्ड होता है। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस एंड एडिनो वायरस, ठीक। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपसे वायरस के प्रोटीन और उसके न्यूक्लिक एसिड के भी बारे में। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है मैंने, और आगे मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी वायरस के बारे में। अभी तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ लाइफ साइंस पाठशाला चैनल पे, और इन्जॉय करिए, लर्न करिए, और अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू।